घर जाओ, अब भी खत्म करते हैं ताकि तुम भी घर जाओ। वो तो कल परसों आएगी, टाइपिंग का काम चल रहा है, साथ में आ जाएगी दोनों ही। बार बार कौन डिस्ट्रीब्यूट करेगा ऐसे। क्या लिखा था? चलो हेडिंग लगाओ, एक्वा कल्चर। सुंदर राइटिंग में सही लिखने वाले का लेके जाओ, जो सही लिखता है उसके ले जाओ। नहीं, बहुत सौ की हैंडराइटिंग अच्छी होती है पर वो लिखते अच्छा नहीं, ऐसा भी होता है। चलो नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, एक्वा कल्चर। एक्वा कल्चर की डेफिनेशन लिखो। जब जलीय आवास में जलीय पादप एवं जलीय जंतुओं का पालन किया जाता है, एक्वा कल्चर कहलाता है। जलीय पादप, कमल और लेटस। इसमें एक शब्द लिख सकते हैं पर अलग से, हाइड्रोपोनिक्स। जब बिना मृदा के पादपों की कृषि की जाती है, जब बिना मृदा के पादपों की कृषि की जाती है उसको हम हाइड्रोपोनिक्स बोलते हैं, सीधा जल में खेती। ध्यान रखना, हाइड्रोपोनिक्स एक्वाकल्चर में तो आता है लेकिन उसका भाग नहीं है। इसमें मछली नहीं पाल रहे, इसमें पेड़ पौधों का पालन हो रहा है। कल क्लास नहीं होगी, नहीं होगी, अभी हो जाएगा टॉपिक तो फिर किसी और की होगी। कल छुट्टी नहीं है, परसों 15 को। कल जलाने वाली होली है, परसों खेलने वाली है। लिख लिया, आगे लिखे। अब एक्वाकल्चर के अंदर जो जलीय जंतु होते हैं ना, जिनको अपन बेसिकली मछलियां बोलते हैं, तो वो मछलियां हमारे पास दो प्रकार की होती है। एक तो वास्तविक मछली जिसको हम एक्चुअल मछली बोल रहे हैं, और दूसरी होती है उसके अंदर फिन फिश या शेल फिश और फिन फिश। एक्वाकल्चर में मछलियां
तो ये दो प्रकार की होती है। पहला हमारे पास आ जाएगा फिन फिश। फिन मतलब पंख वाली जो ओरिजिनल मछलियां होती है वो। और दूसरी आती है हमारे पास शेल फिश। सेलफिश नहीं, शेल फिश। सेलफिश है, ये शेल फिश है। मतलब इसमें सभी वास्तविक मछलियां आएगी, और शेलफिश में कवच वाली मछलियां। अब वास्तविक मछलियां तीन प्रकार की होती है। एक तो हो जाएगी स्वच्छ जल की, दूसरी हो गई खारे जल की, और तीसरी हो गई समुद्री जल की। इसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। कवच वाली मछलियां दो प्रकार की है। एक तो है क्रस्टेशियन, और दूसरा है मोलस्का। स्वच्छ जल कैसे होगा? जिसके अंदर लवणता 0 से लेके 0.25 पीपीटी तक हो। खारे जल में लवणता 10 से लेकर 30 पीपीटी तक हो, और समुद्री जल में 35 पीपीटी से ज्यादा। पीपीटी का मतलब हो गया पार्ट्स पर थाउजेंड। ठीक है, ट्रिलियन नहीं है, इधर बीच में लिख रही हूं मैं। पीपीटी मतलब पार्ट्स पर थाउजेंड। क्रस्टेशियन आर्थ्रोपोडा संघ के जीव, जैसे उदाहरण इसमें हमारे पास केकड़ा, झींगा, श्रिम्प, और लॉबस्टर। इधर मोलस्का के अंदर कवच युक्त कोमल शरीर के जीव, उदाहरण सीप, या इसको बोलते हैं हम ओयस्टर। एक होता है स्क्लैम्प, एक होता है मिसेल्स। मोती वगैरह जिसमें बनते हैं ना, वो सब मोलस्का के अंदर आते हैं। एग्रीकल्चर में क्या आएगा टेस्ट में, अभी तक भी नहीं पता? आज आज को टेस्ट है, टेस्ट सीरीज वाला। समुद्री जल के भी उदाहरण लिख दो। मैक्रेल, और एक होती है सार्डिन। ये मछलियों के नाम है, अभी तो 6 नाम अपन और लिखेंगे। मैक्रेल और सार्डिन। पिंक टाडा, हाँ ऑयस्टर जो है पिंक टाडा ही कुल का ही है, जिसमें मोती बनता है ना, उसको बोलते हैं।
देख लिया। देखो एक्वाकल्चर में मछलियां दो प्रकार की होती। अब सेलफिश वाली ओरिजिनल मछलियां तो है नहीं, अपने को पता है मछली की परिभाषा कहाँ से शुरू होती है, रीढ़ की हड्डी से, और उनमें तो रीढ़ की हड्डी है नहीं। लेकिन एक्वाकल्चर में हम इन सभी को मछलियां ही बोलते हैं। फिशरीज में भी जिन मछलियों का नाम ले रहे हैं ना, वो भी यही सारी मछलियां, मतलब जलीय जंतु। अब उसमें मोलस्का और क्रस्टेशियन दोनों आ रहे हैं। तीन मछलियां हमारे पास ऑलरेडी है, स्वच्छ जल की, खारे जल की और समुद्री जल की। अब स्वच्छ जल जिसके अंदर 0.25 पीपीटी तक लवणता होगी तो चलेगी, जो नदियों का पानी होता है। फिर खारा जल या ब्रेकिश वाटर, अब ये कौन सा पानी होता है, जब नदियां समुद्र से मिलती है तो डेल्टा जहां बनता है वो सभी जगह पे खारा जल या ब्रेकिश वाटर होता है। और उससे ज्यादा हो गया हमारे पास समुद्री जल, जिसका 35 पीपीटी से ज्यादा होता है, मतलब 250-300 पीपीटी तक लवणता होती है हमारे हमारे समुद्री जल के अंदर। तो उसमें दो मछलियां ऐसी है, मैक्रेल और सार्डिन, जिनको पालन किया जाता है और जिनको खाया जा सकता है। बाकी खारे जल में तो वही सारी मछलियां जो नदियों से समुद्र की तरफ जाती है वो सारी मछलियां आएगी। स्वच्छ जल के अंदर अभी हम सारी एक एक मछली को डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हमारे पास आती है कवच वाली मछलियां। तो कवच में एक तो हमारे पास है क्रस्टेशियन। अब क्रस्टेशियन आपने पढ़ा होगा, जिसके अंदर बुक गिल्स होते हैं, जलीय है तो बुक गिल्स और स्थलीय है तो बुक लंग्स होते हैं। आर्थ्रोपोडा के अंदर पढ़ा होगा, बिच्छू वगैरह सब क्रस्टेशियन में ही आते हैं। तो इसके अंदर जल में कौन सा होता है, केकड़ा होता है, झींगा होता है, श्रिम्प होता है और लॉबस्टर होता है। इन सब का पालन हम करते हैं। फिर आता है मोलस्का। तो मोलस्का जिसके अंदर कवच और अंदर की तरफ उसका कोमल शरीर उपस्थित है, वो सारे मोलस्का में आते हैं। और मोलस्का के अंदर सीप, जिसको अपन ऑयस्टर बोल रहे हैं, मोती, और जो क्लैम्प और मिसल्स होते हैं उनको खाने के लिए काम आता है। बड़ी साइज में होती है, उसके अंदर से जीव निकलता है, जिस जीव को खाया जाता है लोगों के द्वारा, जो भी समुद्री एरिया में निवास करते हैं उस एरिया की तरफ। तो क्रस्टेशियन मोलस्का तो हो गए शेलफिश, लेकिन कहलाएगी मछलियां ही। फिशरीज में अपन बोल रहे हैं कि मछलियों को पकड़ना, उनको पालना और उनको बेचना, उसमें ये वाली मछलियां भी काउंट होती है। ठीक है, वास्तविक मछली अलग होती है और ये मछलियां अलग होती है जिसको अपन मछली पालन में यूज कर रहे हैं। तो ये हो गया हमारा एक्वाकल्चर के आधार पे मछलियों का प्रकार। अब हम लोग स्वच्छ जल की मछलियों को पढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे 6 मछलियां पढ़ने वाले हैं अलग से डिटेल में। तो डिटेल तो क्या, इसे नाम ही देख रहे हैं। तो अब आप हेडिंग लगाओ, स्वच्छ जल की मछली। अब स्वच्छ जल की मछलियां जिनको अपन एक्वाकल्चर में या मछली पालन में प्रयोग में ला रहे हैं, उसमें से सारी मछलियां हैं कार्प। अब कार्प मछलियां कौन सी हो गई, तो जो भी साइप्रिनिडी कुल से संबंधित है, वो मछलियां जो साइप्रिनिडी कुल से संबंधित है, उन सभी मछलियों को हम क्या बोलते हैं, कार्प मछली बोलते हैं। ठीक है, आईएमसी का सबसे अधिक पालन किया जाता है। आईएमसी का मतलब होता है इंडियन मेजर कार्प। क्या भारतीय मेजर कार्प। तो 3 मछलियां हैं हमारे पास, इनमें तीनों को पता है, आप लोग उसको पहले पढ़ चुके हो। रोहू, लेबियो रोहिता, दूसरी आती है कतला, कतला कतला, और तीसरी आती है हमारे पास मृगाल। तो ये हो गई हमारे पास सिरहनिस मृगाला। अब अगर इसकी भोजन की प्रकृति देखें तो लेबियो रोहिता जो है वो मध्य तल तथा पृष्ठ, मध्य प्लस पृष्ठ सतह दोनों स्थल से खाना खाती है, पर मेनली मध्य हो गया। कतला जो हो गई वो पृष्ठ प्लस मध्य दोनों जगह से खा सकती है भोजन। और जो मृगाल हो गई, ये हमेशा तल से भोजन ग्रहण करती है। तो जब भी इन मछलियों के साथ किसी अन्य मछलियों का पालन करेंगे तो हम ये देख के करेंगे कि मछलियां किस सतह से भोजन ग्रहण करती है। तो ये तीनों मछलियों को अपन आईएमसी बोलते हैं, इंडियन मेजर कार्प, भारतीय मेजर कार्प। और ये तीनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे ही आता है कि किस आईएमसी का सर्वाधिक उत्पादन होता है। सबसे ज्यादा कतला का होता है, क्योंकि कतला की वृद्धि दर बहुत ज्यादा होती है। कतला की वृद्धि दर बहुत ज्यादा होती है, इसलिए इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा पालन
कतला का करते, लेकिन डिमांड सबसे ज्यादा रोहू की होती है। कतला जल्दी बड़ी हो जाती है, इसीलिए उसका यूज करते हैं। प्लांट ब्रीडिंग की शीट अपलोड हो जाएगी, दोनों साथ में ही अपलोड हो जाएगी, चिंता मत करो। हो गया? सबने लिख लिया? श्रृंगार मछली कौन सी होती है? श्रृंगार मछली, ऑर्नामेंटल सभी मछलियों को श्रृंगार मछली बोलते हैं। अब अपन लिखेंगे ऐसी मछलियां जो विदेशी है, ठीक है? तो उसको हम बोलते हैं एक्सोटिक मेजर कार्प या विदेशी मेजर कार्प। ऐसी मछलियां जो भारत की नहीं है, बाहर से लाए, लेकिन उनका भी पालन इनके साथ किया जा रहा है, तो वो भी इन्हीं के समान 3 मछलियां हमारे पास आती है। सबसे पहले आती है हमारे पास हाइपोथैलमिक्स, हाइपोथैलमिक्स मोलिट्रिक्स। इसको हम कॉमनली बोलते हैं सिल्वर कार्प। दूसरी है टीनो पेरिएंजियोडोन इडेला। ये है ग्रास कार्प। और तीसरी है साइप्रिनस कार्पियो। इसको बोलते हैं हम सामान्य कार्प या कॉमन कार्प। इन तीनों मछलियों को उन तीनों मछलियों के साथ में पालन करते हैं, किसमें? मिश्रित कल्चर के अंदर। सबसे ज्यादा ईएमसी और आईएमसी का साथ में ही कल्चर किया जाता है। शॉर्ट में हम बोल रहे हैं इसको ईएमसी। अब एक मछली लिख देना, लाफिया विदेशी कार्प है जिसको भारत में एकल पालन में पाला जा रहा है सबसे ज्यादा। इसकी वृद्धि दर बहुत अधिक है।
कार्प मछली को बोलते हैं, साइप्रिनिडी कुल, जैसे मछलियों में कुल होते हैं ना, अभी उसमें पढ़ते हो तुम आर्किडिडी और ये सब कुल होते हैं ना गण के पश्चात, तो उस कुल की मछली है। ऐसे बहुत सारे कुल, एक्टिनोप्टेरिकी है, बहुत सारे कुल होते हैं अलग अलग। तो साइप्रिनिडी कुल की जितनी भी मछलियां होती हैं उन सबको कार्प बोलते हैं। तो अपन ने जिससे पहले लिखी वो सारे भी कार्प है, ये भी सारी कार्प है। बस जैसे सामान्य नाम है, इस कुल से जो भी है सब कार्प कहलाएंगे ऐसा। जैसे लेपिडोप्टेरा से जो भी संबंधित होते हैं उन सब के लार्वा को कैटरपिलर बोलते हैं। वैसे तो साइप्रिनिडी कुल से जितने भी संबंधित होगी उन सबको अपन कार्प बोलेंगे, तो एक नाम है। अब इनमें से प्रश्न क्या चीज पूछी जा सकती है? कॉमन कार्प का वैज्ञानिक नाम क्या है? ग्रास कार्प किस मछली को कहते हैं? या फिर आईएमसी में संबंधित है, आईएमसी से संबंधित है, तो तीन तो आईएमसी दे दी और चौथी ये वाली कोई मछली दे दी। या आईएमसी से संबंधित नहीं है ऐसे करके दे दिया, या ईएमसी है, या ऐसे पूछ रहा है विदेशी मछली है, तो इन मछलियों के नाम आएंगे। और देसी जो अभी अपन ने पहले देखी वो तीनों देसी मछलियां। ठीक है, लिख लिया? ऑलमोस्ट टॉपिक पूरा खत्म है। अब अपन लोग सिर्फ एक्वाकल्चर के मेथड्स देखेंगे। एक्वाकल्चर में कौन कौन सी विधियां होती है जिनके अंदर हम लोग पालन कर सकते हैं मछलियों का। तो लास्ट हेडिंग लगाओ, एक्वाकल्चर की विधियां। सबसे पहली विधि हो गई पॉन्ड कल्चर। इसका मतलब हो गया कच्चे तालाबों में मछली पालन। जो देसी होते हैं उनके अंदर से मछली पालन करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉन्ड कल्चर। फिर आता है केज कल्चर। जल में पिंजरे लगाकर मछली पालन जब करते हैं उसको हम बोलते हैं केज कल्चर। तीसरा हो गया रेस वे कल्चर, RACE कल्चर। इस विधि में सीमेंट के टैंक आपस में चैनल के द्वारा जुड़े रहते हैं तथा उसमें जल लगातार बहता रहता है। जैसे ये एक टैंक, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा। अब इसके बीच में ऐसे नहर बना देंगे। अब ये नहर में लगातार पानी बहता ही रहेगा, तो मछलियों को कैसा महसूस होगा? जैसे वो बहते पानी में या नदी में उनका पालन किया जा रहा है। 15-20 टैंक लाइन से बना देते हैं, उसमें मछली पालन करते हैं, बीच में नहर बना देते हैं, नहर पे जाली लगी रहती है ताकि मछलियां आगे तक नहीं पहुंचे और पानी लगातार बहता रहता है। तो ऐसी मछलियां जो बहते जल में पलती है उनको अपन आर्टिफिशियल रूप से ऐसे पाल सकते हैं।
हो गया। चौथा सिस्टम इंपॉर्टेंट है, RAS। इंग्लिश में इसको ऐसा बोलते हैं, रीसर्क्यूलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम। अब इसमें जल जो है ना वो बार बार शुद्धिकृत होता रहता है, पुनर्चक्रण द्वारा बदला जाता है। इस सिस्टम में जल पुनर्चक्रण द्वारा शुद्ध होता रहता है। पुनर्चक्रण मतलब ये हो गया, जिससे पौंड है, पौंड में अपन ने पानी डाल दिया, अब इसके अंदर पानी है, 10-12 दिन तक ये पानी यूज हो रहा है, आउटलेट से पानी को वापस बाहर निकाला, पानी को रिसाइकल कर दिया, मतलब वापस से प्योर किया, उसी पानी को वापस इसमें अपन ने यूज कर दिया। या फिर ऐसा सिस्टम हो जिसके अंदर सीवरेज वगैरह चलता है ना, जिससे कॉलोनी का पानी जाता है, और उस पानी को साफ करके रिसाइकल करके इसमें प्रयोग में लिया जा सके। इसमें एक्स्ट्रा पानी अपने को डालना ही नहीं है, एक बार अपन ने, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत पानी तो भाप बन के उड़ता है, ठीक है, तो उतना तो लॉस होगा, लेकिन मान लिया जैसे हम लोगों ने 1000 टन पानी डाला है उसके अंदर, हो सकता है 15-20 दिनों के अंदर उसमें से 10 टन 15 टन हो जाए, कम हो जाए, लेकिन बाकी 9080 तो बचेगा उसके अंदर, वो पानी वापस जाएगा, वापस रिसाइकल होगा और वापस से उसको यूज करेंगे। तो मतलब जल का इसमें पुनर्चक्रण होता रहता है, शुद्ध होता रहता है, और उसी पानी को वापस अपन इसमें यूज कर सकते हैं। इसको हम RAS या रीसर्क्यूलेटिंग एक्वाकल्चर सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। पांचवा आता है हमारे पास बायोफ्लॉक सिस्टम। बायोफ्लॉक, इस विधि में पौंड में सहजीवी जीवाणु डाल दिए जाते हैं, जिससे जल उसी में शुद्ध होता रहे, जल उसी में शुद्ध होता रहे। पानी जो है, बैक्टीरिया उसमें ऐसे डाल दिए कि पानी ऑटोमेटिक वापस सही होता रहेगा और वापस यूज करते रहेंगे, सही होता रहेगा, मतलब उसी के अंदर पानी को बाहर भी नहीं निकालना है। मतलब मछलियों ने अमोनिया किया, क्योंकि मछलियों का अपशिष्ट पदार्थ अमोनिया होता है, तो मछलियों ने निकाला, थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक बैक्टीरिया उसमें ऐसे पड़े हुए जो उसको सही कर देते हैं। मतलब नाइट्रोजन चक्र चलने वाले, कार्बन चक्र चलाने वाले सूक्ष्म जीव उसमें अपन डालते हैं, उस मेथड को अपन बायोफ्लॉक मेथड बोलते हैं। और अभी एक प्रेजेंट टाइम पे सबसे प्रचलित मेथड यही वाला है, जिसमें पैसे अच्छे खासे इन्वेस्ट करके अगर कल्चर करना हो, सबसे बढ़िया मेथड है बायोफ्लॉक मेथड, और सबसे हाईएस्ट टेक्नोलॉजी यही वाली। इसमें अपने को पानी चेंज करने की टेंशन ही नहीं है, पानी एक बार डाल दिया, बैक्टीरिया साफ करते रहेंगे और ऑटोमेटिक उसमें काम चलता रहेगा, ठीक है। इसको अपन बोलते हैं बायोफ्लॉक मेथड। अब एक्वाकल्चर की सारी विधियां भी खत्म हो चुकी है, अब अपन कुछ शब्द लिखेंगे इसके अंदर, टर्मिनोलॉजी एक्वाकल्चर में जो अपने यूज होती है। तो टॉपिक कुछ नहीं डालना है, अपने सीधा नंबर वाइज चलते रहना है इसके अंदर। सबसे पहले आएगा इसमें हैचरी, या इसको अपन बोलते हैं बीज खेत। जहां कृत्रिम रूप से मछलियों द्वारा अंडे दिए जाते हैं। अंडे देने की प्रक्रिया स्पॉनिंग कहलाती है। दूसरा है फिश फार्म,
जहां मछली पालन किया जाता है उसको अपन बोलते हैं फिश फार्म। नेक्स्ट आ गया कल्चर पॉन्ड। जिसमें मछलियों को पाला जाता है। जिस पॉन्ड के अंदर मछलियों को पाल रहे हैं उस पॉन्ड को कल्चर पॉन्ड कहते हैं। जुवेनाइल पॉन्ड, छोटी मछलियां फ्राई, स्पोन और फिंगरलिंग को जिसमें रखा जाता है। ब्रूड कक्ष, लैंगिक परिपक्व मछलियों को रखने का स्थान। लैंगिक परिपक्व मछलियों को रखने का स्थान उसको बोलते हैं अपन ब्रूड चैम्बर या ब्रूड कक्ष। ये सारे शब्द हैं, शब्दावलियां हैं जो काम आ सकती है आपके। उसमें कुछ भी चीज में पूछ ले, हेचरी क्या है, फिश फार्म क्या होता है, ये सारे उनके छोटे छोटे स्वरूप हैं। नेक्स्ट लिखेंगे हम इसमें नेक्स्ट मछलियों से महत्व, अपने को क्या महत्व मिल रहा है मछलियों का, मतलब उससे क्या आर्थिक सहायता मिल रही है वो लिखेंगे। मछली पालन की और मछलियों का एक ही महत्व होता है, दोनों सेम ही चीज है। ये लिख लिया है, लिख रहे हो? नेक्स्ट लिखो मछलियों का महत्व। इसको अपन मैं बहुत डिटेल थ्योरी नहीं लिखाऊंगी, अपन सिर्फ पॉइंट लिखेंगे कि भाई क्या क्या महत्व इसका हो सकता है। सबसे पहला, भोजन के रूप में, तो इसको खाने के रूप में उपयुक्त करते हैं। और क्योंकि ये प्रोटीन का बहुत अच्छा स्रोत है, प्रोटीन का स्रोत। दूसरा हम लिख देंगे औषधि में। औषधि में कैसे? इसके लीवर ऑयल से विटामिन ई की मात्रा अधिक होती है। तीसरा, सांद्रित जीवांश। तो मछली के अखाद्य भागों से खाद बनाया जाता है।
चौथा हो गया मत्स्य चूर्ण, मछली के अखाद्य भागों को चूर्ण बनाकर पालतू पशुओं को दिया जाता है। पांचवा हो गया मच्छरों के नियंत्रण में। इसमें मछलियों के नाम लिखेंगे, गंबूजिया, पेनकस व ट्रोपोगेस्टर। मछलियां मच्छरों के लार्वा को खाती है, तो ये मच्छरों के नियंत्रण में भी काम आती है। हो गया। अच्छा हाँ, विटामिन ए है ना, विटामिन ई तो इसको खिलाते हैं, ए करना है इसको ना बेटा। विटामिन ई तो इसको खाने के लिए चाहिए होता है, और विटामिन ए इसके पास होता है लीवर ऑयल के अंदर। ई को ए कर देना। हैप्पी होली। होली इतनी जल्दी आ गई? आ गई, कल ही है, परसों। सब होलिया हैप्पी है। लिख लिया ये पूरा। एक लास्ट पॉइंट इसी में ऐड कर देते हैं अपन, छोटा इसको करके। छठा देखो, रोजगार व अतिरिक्त आय में। ये तो अपने को पता ही है, मछली पालन कर ही इसलिए रहे। और सातवां लिखना, जल जीवशाला में सौंदर्यवर्धक, मतलब सुंदरता वाली जो मछलियां होती है ना, जिसको अपन एक्वेरियम में रखते हैं, उसके अंदर भी अपन इसका यूज कर सकते हैं। कर नहीं जाएंगे, जाएंगे तो देखेंगे, जाएंगे तो जाएंगे, नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे। होली खेलती नहीं हूं मैं, तो क्या करूं। हो गया। अब सबसे अंतिम आखिरी टॉपिक लिखो, मत्स्य मात्स्यिकी के संस्थान। बस 2-4 लाइन में खत्म। सबसे लास्ट ही बोल रहे ना, मात्स्यिकी संस्थान या फिशरीज के संस्थान। वैसे तो बहुत सारे हैं, पर अपने को बहुत सारे नहीं पढ़ने। सबसे पहला पॉइंट तो अपने को लिखना है, नीली क्रांति। मछलियों के
उत्पादन को बढ़ाने के लिए करी गई थी। कब करी थी? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में। 1985 से लेकर 90 के बीच में नीली क्रांति की गई थी, जिससे मछलियों के उत्पादन में वृद्धि की। दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे ICAR CIFE, हिंदी में लिखते हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर फिशरीज एजुकेशन। ठीक है, आईसीआर तो पता ही है, आईसीआर का ही डिपार्टमेंट है CIFE, जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट है फिशरीज एजुकेशन के लिए। मतलब मत्स्य पालन के अंदर जितनी भी सब होता है ना, वो सब इसी के द्वारा किया जाता है। फिर एक लिखो NFDB, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। इसकी स्थापना की गई थी 10 जुलाई 2006 में, और इस वजह से 10 जुलाई को हम लोग राष्ट्रीय मत्स्य दिवस के रूप में मनाते हैं। समाप्त। इसके अलावा इसमें ना सिफरी और भी बहुत सारे हैं, तो उन सारे इंस्टीट्यूट के नाम जो आपको एक्सरसाइज शीट मिलेगी उसके अंदर आपको लिखी हुई मिल जाएगी। अभी यहाँ लिखा होंगे तो भी वो एक ही मतलब है कि उसको रटना है, उसमें समझने ऐसा कुछ भी नहीं। बस ये 2-3 पॉइंट जो आपके समझने के लिए थे वो मैंने आपको लिखा दिए, और अब आपके समाप्त हो गए। OBC सर्टिफिकेट, हाँ सेंट्रल बनाना जरूरी है। CUT में सारे सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट के ही लगते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप कैटेगरी के अंदर ही काउंट करना पड़ेगा अपने आप। खत्म टॉपिक, समाप्त। अब जब आपके एक्सरसाइज शीट मिलेगी तब क्वेश्चन देखना, और क्वेश्चन देखने के बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको क्या शीट। अभी चेक करके आती हूँ, बनी की नहीं बनी, कल कर जाऊंगी। ठीक है, गाँव जा रहे हो? नहीं, मैं तो जा सकती हूँ ना देखने, तुम्हें तो कल ही मिलेगी, मैं तो चेक कर सकती हूँ। मेरे पास अभी तक काउंसलर का कॉल नहीं आया। कौन से काउंसलर का फोन? सबको जा रहा है क्या? क्यों? CUT इन्फॉर्मेशन के लिए ना? अच्छा ठीक है, आ जाएगा, सबको करेंगे ना धीरे धीरे। CIFE कहाँ पर है? मुंबई के अंदर, और ये हैदराबाद में, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड। आ जाएगा कनिका, आराम से आएगा, धीरे धीरे सबको आएगा। ठीक है, आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं।